हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की भूगोल विषय के अंतर्गत अध्याय 4 में, जहाँ पे कृषि के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कृषि के बारे में चर्चा करें तो कृषि के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें पहली जो कृषि का प्रकार है वो है जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है, ये कर्तन दहन प्रणाली की कृषि है, अर्थात हमने चर्चा की थी कि एक क्षेत्र में वन को काट कर यहाँ पे कृषि की जाती है। फिर जब 3-4 साल बाद यहाँ पे कृषि या भूमि की जो उपजाऊपन है कमी होती है, तो उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में वनों को काट के यहाँ पे कृषि की जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे भी 2-3 साल कृषि करने के बाद अगर यहाँ पे भी कोई समस्या आती है तो ये दूसरी भूमि पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये क्षेत्र को पेड़ पौधों को काट के छोड़ते आगे बढ़ते जाते हैं, तो यही कर्तन दहन कृषि कहलाती है। ठीक है, अगर ये जो कृषि है कर्तन दहन, इसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है, तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जिसमें असम, ठीक है, मेघालय, यहीं पे मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है, यहाँ पे इसे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ का बस्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसे दीपा कहा जाता है। ठीक है, दीपा के नाम से जाना जाता है। और हम देखें विश्व में भी विभिन्न अन्य नामों से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिको जो है, ठीक है, मैक्सिको वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, तो यहाँ पे इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मध्य अमेरिका वाले भी पूरे क्षेत्र में इसे मिल्पा ही कहा जाता है। वेनेजुएला जो कि दक्षिण अमेरिका में उत्तरी क्षेत्र में यह एक देश है वेनेजुएला में, तो इसे वहाँ पे कोनुको कहा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील जो कि दक्षिण अफ्रीका का ही एक देश है, यहाँ पे इसे रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका, अफ्रीका के मध्य वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे इसे मसोले कहा जाता है। इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है, ठीक है, तो यहाँ पे इसे लदांग कहते हैं। और वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न नामों से इसे अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है। इसके अलावा हम भारतीय परिक्षेत्र में देखें तो भारत में ही इसे मध्य प्रदेश जो कि ये मध्य में स्थित है, इसे बेबर या दहिया कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा वाले क्षेत्र में पामाडाबी या कोमान के नाम से या बारिगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी जो घाट है, ये कोंकण वाला जो तट है, यहाँ पे इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यहाँ पे जो इस कार्य को जो कर्तन दहन प्रणाली है, इसे यहाँ पे वालरे या वाल्टरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में, जो कि हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ पे इसे खिल के नाम से जाना जाता है। और झारखंड में इसे कुरवा कहा जाता है। और भी है, उत्तर प्रदेश में इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। तो ये इसके विभिन्न नाम हैं जो कि कर्तन और दहन प्रणाली है। ठीक है, कर्तन और दहन प्रणाली हमने चर्चा की। आगे देखें गहन जीविका कृषि, अभी हमने चर्चा की यहाँ पे जीविका निर्वाह कृषि, यह है गहन जीविका कृषि। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि उन क्षेत्रों में कृषि की जाती है जहाँ पे जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। जैसे यहाँ पे गंगा नदी के जो क्षेत्र में जनसंख्या काफ़ी सघन मात्रा में पाई जाती है, तो यहाँ पे अत्यधिक उत्पादन के लिए विभिन्न कीटनाशकों या औषधि ये उर्वरकों का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि, यह भी एक कृषि का प्रकार है जहाँ पे जो अधिक पैदावार है वो आधुनिक निवेशों के द्वारा या आधुनिक जो तकनीकी के द्वारा यहाँ पे की जाती है। कीटनाशकों और उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है। और रोपण कृषि से ज़्यादातर मात्रा में वाणिज्यिक खेती होती है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो चाय, काफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि जो फसल हैं, ये वाणिज्यिक फसल या तो इन्हें बेचने के लिए इनका उत्पादन किया जाता है। आगे देखें शस्य प्रारूप, देखें भारत में कि कितने प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, कौन कौन से मौसम में उगाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से देखते हैं रबी फसल। तो रबी फसल जो है अक्टूबर से दिसंबर में इसकी बुआई की जाती है इस समय तक। ठीक है, और इसकी कटाई होती है अप्रैल से जून तक। ठीक है, तो ये इसका बुआई का और कटाई का समय होता है। इसमें विभिन्न फसल, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये मुख्य फसल हैं। और जो रबी का फसल है, ठीक है, तो इसे विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाता है। जैसे पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, उत्तराखंड में क्षेत्र है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश। तो ये विभिन्न जो क्षेत्र हैं यहाँ पे जो कि रबी की फसल उपजाई जाती है। शीत ऋतु में जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर वाला क्षेत्र है भारत का, तो यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ चलती है। ठीक है, तो विक्षोभों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अपने साथ जलराशि भी लेके आई जाती है, जिससे हल्की हल्की बारिश जो यहाँ पे जो वर्षा होती है हल्की हल्की, उन रबी फसल में ये फ़ायदा पहुँचाती है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल, इसको बुआई का जो समय होता है जून से जुलाई होता है। ठीक है, और इसकी कटाई का समय सितंबर से अक्टूबर का होता है।
इसमें मुख्य फसल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये काफ़ी प्रमुख फसल है। और जो खरीफ की फसल है ये मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है। इस समय मानसून का समय होता है जून से जुलाई का, तो इसी समय इसकी बोनी भी की जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र देखें तो असम में भी मुख्य रूप से यह जो है खरीफ की फसल बोई जाती है। ठीक है, असम आप यहाँ देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में इसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में बारिश होती है, और उत्तर प्रदेश और बिहार, तो ये विभिन्न जो क्षेत्र हैं यहाँ पे खरीफ की फसल मुख्य रूप से बोई जाती है। और जो असम और पश्चिम बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, धान की इसमें 3 फसल उपजाई जाती है, जिसे आश, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। तो ये रही खरीफ फसल। तीसरी फसल होती है जायद की फसल। ठीक है, यह जो खरीफ और रबी के बाद, ठीक है, रबी और खरीफ के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु होती है 2-3 माह की, तो उसमें यह फसल बोई जाती है, जिसके अंतर्गत जो फलदार जो पौधे होते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजे हो गया, खीरे हो गई, सब्जियां या चारे की फसल है, तो ये सारी चीज़ें इस समय उपजाई जाती है। मुख्य फसल अगर देखें तो मिट्टी और जलवायु के कारण विभिन्न प्रकार की फसलें उपजाई जाती है इस पूरे भारत देश के अंतर्गत, जिसमें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दाल, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, तो ये विभिन्न प्रकार की फसल है। क्योंकि इतने बड़े भारत देश में जलवायु, सभी क्षेत्रों का मौसम है, जलवायु है, जलवायु नहीं, मौसम है, ठीक है, और यहाँ की जो मिट्टी है, ये विभिन्न अंतर आने की वजह से अलग अलग फसल उपजाने के लिए प्रमुख है। चावल देखें तो भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है चावल के उत्पादन में, और यह प्रमुख खाद्यान्न भी है। पूरे भारत में चावल का उपयोग खाद्यान्न के रूप में किया जाता है, और ये प्रमुख रूप से खरीफ की फसल है, परंतु जो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में या उड़ीसा, असम वाले क्षेत्र में इसे रबी में भी बोया जा सकता है। ठीक है, इसके पकने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, 25 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान होना चाहिए, और इसे वर्षा की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, अर्थात 100 सेंटीमीटर वर्षा से भी अधिक अगर वर्षा हो तो यह उसके लिए काफ़ी पर्याप्त होती है। उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में इसके जो क्षेत्र हैं, ठीक है, मैदानी वाले जो क्षेत्रों में ज़्यादातर इसकी खेती की जाती है। तटीय क्षेत्र है, डेल्टाई प्रदेश हैं, ठीक है, तो ये तटीय प्रदेश अर्थात डेल्टाई प्रदेश या नदियों वाला जो क्षेत्र है, वहाँ इसकी यहाँ इसकी खेती की जाती है। नहर व अगर नलकूप हो जहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, तो पंजाब, हरियाणा जो क्षेत्र है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे भी इसकी फसल उपजाई जाती है। दूसरी जो मुख्य फसल है वह है गेहूँ। चावल के बाद इसका प्रमुख स्थान है, ठीक है, और यह देश में उत्तर पश्चिम में, उत्तर क्षेत्र में, गंगा सतलुज के मैदान में आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये गेहूँ के लिए प्रमुख रूप से है। इसके अलावा भी अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान में भी, और मध्य प्रदेश, तो ये काफ़ी प्रमुख क्षेत्र हैं गेहूँ उत्पादन के लिए। यह मुख्य रूप से रबी की फसल है, ठीक है, जो कि पकने के समय खिली धूप होना चाहिए इसे, और 50 से 75 सेंटीमीटर इसे वर्षा की मात्रा चाहिए। तो ये रहा गेहूँ। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है मोटे अनाज। इसके अंतर्गत आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, ये मोटे अनाजों के अंतर्गत आते हैं। इन्हें काफ़ी कम मात्रा में जो है जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, थोड़ी सी आर्द्रता इन्हें मिल जाए तो यहाँ पे ये उगाई जा सकती हैं। प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ये फसल उगाई जाती है। ठीक है, बाजरा या रागी देखें, बाजरा और रागी, तो बाजरा के लिए लाल काली और बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पे ये फसल जो है मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। यह शुष्क प्रदेश की फसल है, इसे ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और यह कर्नाटक, यहाँ पे देख सकते हैं, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, तो ये विभिन्न जो क्षेत्र हैं यहाँ पे बाजरा की फसल उपजाई जाती है। अब देखते हैं जो ये तो थी बातें रागी को लेके, ठीक है, हमने चर्चा की अभी रागी को लेके। अब बाजरा जो है उथली काली मिट्टी पे उगाई जाती है, और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये विभिन्न जो उत्पादक राज्य हैं इसके, जहाँ पे बाजरा काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है फसल मक्का। ठीक है, यह खरीफ की फसल है, यह मानसून के समय में ही उगाई जाती है। इसे खाद्यान्न और चारा दोनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तापमान अगर देखें तो 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी होती है नदियों के किनारे, वहाँ पे यह काफ़ी मात्रा में उपजाई जाती है। बिहार जैसे जो राज्य हैं इस रबी में भी उपजाई जाती है बिहार के मौसम के अनुसार। ठीक है, कर्नाटक,
उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं इसके। दालें देखें तो दाल जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भी है हमारा भारत और उपभोक्ता भी है, ठीक है। दालों का उत्पादन भी अधिक होता है यहाँ पे, उपभोग भी अधिक होता है, जिसके अंतर्गत तूर या अरहर की दाल, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना ये मुख्य दलहनी फसलें हैं। इन्हें नमी की कम आवश्यकता होती है दलहनी फसलों को, और शुष्क क्षेत्रों में भी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। आगे देखें, खाद्यान्नों के अलावा जो फसलें आती है जिनमें व्यावसायिक फसलें होती है, ठीक है, तो इनमें गन्ना एक मुख्य व्यावसायिक फसलें हैं, जिसकी गन्ना के द्वारा शक्कर का निर्माण किया जाता है विभिन्न फैक्ट्रियों के द्वारा। तो यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसे थोड़ा ठंड या गर्मी दोनों मात्रा में चाहिए। तो 21 से 27 डिग्री तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसे पर्याप्त रूप से होना चाहिए, ठीक है। और ये आर्द्र जलवायु में भी बोई जा सकती है। ब्राज़ील सबसे पहले नंबर पे है उत्पादन में, और भारत इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है। उत्तर प्रदेश देखें, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, ठीक है, तमिलनाडु में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में यहाँ पे जल की उपलब्धता के कारण से जो नलकूपों के प्रयोग के द्वारा यहाँ पे गन्ना की फसल उपजाई जाती है, काफ़ी मात्रा में इसे जल की आवश्यकता होती है। दूसरा है, नेक्स्ट जो है खाद्यान्न के अलावा जो फसल है तिलहन, 2008 में जो है चीन के बाद हमारे भारत का दूसरा स्थान था उत्पादन में, और 2008 में तोरिया के उत्पादन में, तोरिया एक तिलहन फसल ही है, तो कनाडा और चीन के बाद हमारे भारत का तीसरा स्थान था, ठीक है। हमारे देश में 12% जो क्षेत्रफल है, केवल 12% क्षेत्र पे तिलहन की फसल उपजाई जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, पिनौला, अलसी, सूरजमुखी, तो ये विभिन्न प्रकार की तिलहनी फसलें हैं, ठीक है। मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है, और ये गुजरात वाले क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, और ये जो फसल है मूंगफली उगाई जाती है, ठीक है। अलसी और जो सरसों है ये रबी की फसल है, ये रबी वाले मौसम में इसको उगाया जाता है। तिल की जो फसल है ये उत्तर भारत में खरीफ में उगाई जाती है, और दक्षिण भारत में रबी के समय में उगाई जाती है, तो ये प्रमुख इनको मौसम के अनुसार उगाया जाता है, ठीक है। अरंडी जो है खरीफ और रबी दोनों की फसल है, अर्थात दोनों मौसम में यह फसल उगाई जा सकती है। नेक्स्ट देखें, चाय एक प्रमुख रोपण फसल है, इसे रोपण पद्धति के द्वारा इसको उपजाया जाता है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हिमालयी जो घाटियाँ हैं वहाँ पे काफ़ी मात्रा में होती है चाय। असम वाला जो क्षेत्र है काफ़ी प्रसिद्ध है चाय उत्पादन के लिए। इसे उष्णकटिबंधीय उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, ठीक है, जो आर्द्रता ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और ह्यूमस जो कि पेड़ पौधों के पत्तियों के द्वारा मिट्टी में निर्माण किया जाता है, तो ये ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी होना चाहिए, ठीक है। और पानी की निकासी के लिए पर्याप्त प्रबंधन हो, ढलवा क्षेत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो मौसमी स्थिति है वहाँ पे चाय की फसल होती है। वर्ष भर कोष्णनम और पाला रहित जलवायु होना, पाला भी नहीं होना चाहिए इस क्षेत्र में, ठीक है। मुख्य रूप से अगर देखें तो असम वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है वहाँ पे, और जलपाईगुड़ी, ठीक है, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे चाय की फसल उपजाई जाती है। तमिलनाडु और केरल भी इसके थोड़े थोड़े यहाँ पे भी उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा अगर देखें कुछ मात्रा में हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक है, क्योंकि ये पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं ठंडे इलाके हैं, मेघालय में, आंध्र प्रदेश में और त्रिपुरा में, तो ये प्रमुख जो हैं क्षेत्र हैं। 2008 में चीन और तुर्की के बाद तीसरा स्थान था हमारे भारत का, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट है काफ़ी हमारे जो भारत देश की कॉफ़ी, अरेबिका नामक कॉफ़ी यहाँ पे उपजाई जाती है, वो काफ़ी प्रसिद्ध भी है, ठीक है। तो विश्व का पूरा 3.2% जो कॉफ़ी हमारे भारत में ही उत्पादन हुआ था 2008 में। भारत की जो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी है काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, इसे यमन से लाया गया था। अगर आपको मैं यहाँ पे यमन दिखाऊं, ठीक है, यमन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस यमन देश से ही ये अरेबिका किस्म की कॉफ़ी को भारत लाया गया था। यह काफ़ी अरेबिका की काफ़ी मांग भी है भारतीय अरेबिका कॉफ़ी की, ठीक है। शुरुआत जो है बाबा बदून कर्नाटक के क्षेत्र से, बाबा बदून की पहाड़ियों से हुई थी, और धीरे धीरे नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास जो कर्नाटक और केरल की जो तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे ये उपजाना प्रारंभ हो गया। बागवानी फसल में अगर देखें तो विभिन्न प्रकार के बागवानी फसल भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। बागवानी फसलों में जो फल हैं या सब्जियाँ हैं इस प्रकार के, तो महाराष्ट्र में यहाँ पे आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल, तो ये क्षेत्रों में
आम काफ़ी प्रसिद्ध है, आम की फसल ज़्यादा मात्रा में होती है। महाराष्ट्र के अंतर्गत नागपुर और मेघालय के अंतर्गत चेरापूंजी, तो ये संतरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो केले के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार, बिहार की साई लीची काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो मेघालय के अनानास हैं, ठीक है, मेघालय अनानास के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और महाराष्ट्र, तो ये यहाँ के अंगूर भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ठंडे वाले क्षेत्र में सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट, ये ऐसी जो चीज़ें हैं जिनका पूरे विश्व में इन यहाँ के फसलों की मांग है। सब्जी का उत्पादन अगर देखें तो पूरे विश्व का 13% जो सब्जी का उत्पादन केवल भारत में ही होता है। खपत भी यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखें अखाद्य फसल रबड़। रबड़ जो है यह मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ठीक है। परंतु यहाँ पे भी कुछ कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है, जैसे कि उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में जहाँ से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा तापमान हो, जैसे केरल, पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है। ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जो बारिश होती है। उसके अलावा मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ हैं, तो ये ज़्यादा बारिश वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे ये रबड़ के फसल उगाए जाते हैं। 2010-11 में देखें तो विश्व में कुल रबड़ के उत्पादन में हमारे भारत का चौथा स्थान था। ठीक है। अब देखते हैं रेशेदार फसल, जिसके अंतर्गत कपास है, जूट है, सन, रेशम। रेशम जो उत्पन्न की जाती है मलबारी नामक कीट से उत्पन्न की जाती है। ठीक है। जो कि हरी पत्तियों को खाता है, जो शहतूत की पत्तियों पे अधिकतर, शहतूत नामक पेड़ के पत्तियों पे अधिकतर पाली जाती है। ठीक है। आगे देखें तो कपास के बारे में चर्चा करें तो भारत विश्व में तृतीय स्थान रखता है कपास के उत्पादन में। इसे पकने के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा होनी चाहिए और 210 दिन जो है पाला रहित होना चाहिए, अर्थात पाला इस दिन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो पाला इसे नुकसान पहुंचाता है। और जो पकने के समय या काटने के समय लास्ट में खिली हुई धूप रहनी चाहिए, काफ़ी तेज़ धूप होनी चाहिए। ठीक है। यह खरीफ की फसल है और पकने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता है इसको। मुख्य रूप से अगर देखें तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तो ये प्रमुख इसके उत्पादक राज्य हैं। दूसरा फसल है नेक्स्ट जूट। जूट इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसका उत्पादन बाढ़ वाले मैदान में, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में नदियों के द्वारा बाढ़ या गाद लाई जाती है, काफ़ी उपजाऊ भूमि चाहिए इसके जूट के उत्पादन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैदानी क्षेत्रों में नालियाँ बनाकर, जो कि उर्वरक मिट्टी हो, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उर्वरता की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे उसका उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे नदियों का क्षेत्र है। ठीक है। बिहार गंगा नदी के तटीय इलाकों में, असम ब्रह्मपुत्र नदी के इलाकों में और उड़ीसा और मेघालय। ठीक है। तो ये इन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात पहले क्या है, अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न प्रकार की अपनी नीतियां चलाई गई थी, जिससे कृषि क्षेत्र में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था कृषकों को। तो स्वतंत्रता के पश्चात इसी चीज़ को पूर्ति करने के लिए विभिन्न संस्थागत सुधार भी किए गए, जिसमें जो छोटी छोटी जोतें थी उसको एक संगठित जोत बनाया गया, सहकारिता की गई, अर्थात विभिन्न जोतों को एक साथ करके सभी किसानों को एक साथ कृषि कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। जमींदारी, जो कि पहले काफ़ी शोषणकारी व्यवस्था थी, इसको समाप्त करने पर जोर दिया गया। अब प्रथम जो पंचवर्षीय योजना बनी, तो उसमें भूमि सुधार को प्रमुख लक्ष्य भी रखा गया था। आगे देखें तो 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति आई, इसके बाद श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई। परंतु ये जो क्रांतियाँ थी, ये भारत के सभी क्षेत्रों में एक साथ कार्य नहीं कर पाई, कुछ कुछ क्षेत्रों में ही यह रही। ठीक है। 1980 तथा 90 के दशक में देखें तो भूमि विकास कार्यक्रम शुरू हुआ इस समय, जिसमें काफ़ी सुधार किए गए। ठीक है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, जिसे PAIS भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आगे देखें तो कृषि की अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन, तो इसके अंतर्गत देखें तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की गई। ठीक है। पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई है, और बागवानी विकास और मौसम विज्ञान के लिए, मौसम के पूर्वानुमान के लिए भी विभिन्न अनुसंधान को जो है वरीयता दी जा रही है। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं जो सकल घरेलू उत्पाद है, GDP है, उसमें अपने कृषि का अन्य इसकी तुलना में कितना योगदान है। तो 2002 से 7 तक की यहाँ पे जानकारी दी गई है। 10वीं योजना के अंतर्गत अगर देखें तो कृषि का जो प्रतिशत में वृद्धि थी, 1.7% की वृद्धि हुई। ठीक है।
और उसको 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 तक की जो थी, तो उसमें 4.1 का हम उसको मान के चले कि इस समय इतना प्रक्षेपित मान हो सकता है। ठीक है, 2012 में लक्ष्य रखा गया कि 4% की वृद्धि दर देखने को मिलेगी और 2017 के लिए 4.2% वृद्धि की लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर उद्योग देखें, ये तो हुई कृषि की बात। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 में यह 8.3% वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, जो कि प्रक्षेपित किया गया 2007 से 12 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कि इस समय यह 10.5% वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ेगी। और 2012 के लिए लक्ष्य 9.6% की रखी गई थी और 2017 के लिए 10.9% की यहाँ पे वृद्धि दर की लक्ष्य रखा गया। सेवाओं के क्षेत्र में देखें तो इसका जो वृद्धि दर है, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय 9.0% वृद्धि के साथ यह गति कर रही थी। और 2007 से 12 जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना आने वाली थी, तो उसके लिए यहाँ पे लक्ष्य रखा गया, ये एक प्रक्षेपित अनुमान लगाया गया कि 9.9 की गति से चलेगी। और 2012 के लिए लक्ष्य 10% का रखा गया और 2017 के लिए भी इसमें 10% बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया था। सकल घरेलू उत्पाद में अगर जीडीपी देखें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के बीच में यह 7.2% प्रति वर्ष की वृद्धि से गति कर रही थी। ठीक है, जिसको जो प्रक्षेपित अनुमान लगाया गया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के आते आते तक यह 9% की वृद्धि से गति करने लगेगी। लक्ष्य रखा गया था 2012 में कि यह 9% प्रति वर्ष के गति से वृद्धि करेगी। ठीक है, और 2017 के लिए 9.5% की इसकी जो है लक्ष्य रखा गया था। तो ये रही हमारी जानकारी कृषि के बारे में। कृषि के जो है विभिन्न हमने जानकारी प्राप्त की, कृषि के बारे में, अन्य फसलों के बारे में भी जाना। ठीक है, इसके अलावा हमने सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी एक अध्ययन किया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।